तो जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारा दिमाग सीधा सीधा एआई से बात करने लगे। नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक नई हकीकत है जिसे हम एआई ब्रेन को प्रोसेसर कह रहे हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि ये कमाल की टेक्नोलॉजी हमारे भविष्य को कैसे बदलने वाली है। देखिए, इस पूरी बातचीत को समझने के लिए ना सबसे पहले एक बहुत ही मानवीय चुनौती को समझना जरूरी है। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर ही आपके निर्देशों को मानने से इनकार कर दे। स्ट्रोक से जूझ रहे लाखों लोगों के लिए ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है, जहां दिमाग और शरीर का कनेक्शन, वो जो तालमेल होता है, वो कहीं टूट जाता है। लेकिन यहीं पर टेक्नोलॉजी एक उम्मीद की किरण लेकर आती है। क्या हो अगर हम किसी बाहरी मदद के बजाय खुद दिमाग को ही इतनी ताकत दे दें कि वो अपने टूटे हुए कनेक्शंस को खुद ठीक कर सके। और सुनिए, ये सिर्फ कोई हमारी बातें नहीं है। भारत में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी आईआईएससी और प्रतीक्षा ट्रस्ट ने मिलकर एक बहुत बड़े, एक महत्वाकांक्षी मून शॉट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसका मकसद ठीक यही करना है। इस प्रोजेक्ट का मिशन एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बात सिर्फ कोई नई फैंसी टेक्नोलॉजी बनाने की नहीं है। असल मकसद है लोगों की जिंदगी बदलना। किसी चीज को पकड़ने की, उस तक पहुंचने की जो हमारी काबिलियत है ना, वो हमारी आजादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और बस इसी को वापस लाना इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा लक्ष्य है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये चमत्कारी तकनीक, ये ब्रेन को प्रोसेसर है क्या भला? चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। अच्छा, इसको ना एक आसान तरीके से समझते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर में एक प्रोसेसर होता है ना, ठीक वैसे ही ये डिवाइस दिमाग के लिए एक को प्रोसेसर की तरह काम करता है। ये एआई की मदद से पहले तो दिमाग के सिग्नल्स को सुनता है, उन्हें समझता है और फिर दिमाग को वापस सिग्नल भेजता भी है। मतलब ये सिर्फ सुनता नहीं है, ये जवाब भी देता है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी बीसीआई के बारे में तो हमने सुना है, तो फिर ये चीज उससे अलग कैसे हुई? बहुत अच्छा सवाल है। चलिए इसका फर्क समझते हैं। देखिए, जो ट्रेडिशनल बीसीआई होते हैं ना, वो ज्यादातर वन वे स्ट्रीट की तरह है। मतलब दिमाग से कंप्यूटर को कमांड गया, बस। लेकिन ये जो को प्रोसेसर है, ये एक टू वे हाईवे है। ये दिमाग की बात सुनता भी है और उसे वापस सिग्नल भेजकर एक्शन लेने के लिए गाइड भी करता है। ये एक तरह की बातचीत है, एक डायलॉग है दिमाग और मशीन के बीच। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है, इसे 4 आसान स्टेप्स में तोड़ते हैं। स्टेप 1, डिवाइस दिमाग की एक्टिविटी को डीकोड करता है, मतलब पढ़ता है। स्टेप 2, एआई उस सिग्नल को एनालाइज करके समझता है कि दिमाग करना क्या चाहता है। स्टेप 3, एआई नया सुधारा हुआ सिग्नल तैयार करता है। और स्टेप 4, जो सबसे कमाल का है, ये नया सिग्नल वापस दिमाग को भेजा जाता है ताकि जो कनेक्शन टूट गया था उसे बाईपास करके सही एक्शन लिया जा सके। अब आते हैं इस टेक्नोलॉजी के सबसे सबसे बड़े प्लस पॉइंट पर, और वो ये है कि इसके लिए किसी तरह की सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। इस मेथड को कहते हैं नॉन इन्वेसिव ब्रेन स्टिम्युलेशन, या शॉर्ट में एनआईबीएस। अब ये भारी भरकम नाम सुनकर घबराइए मत, इसका मतलब बहुत सीधा सा है। दिमाग की एक्टिविटी को बदलने के लिए आपके सिर के अंदर कुछ भी इम्प्लांट करने की जरूरत नहीं है। जो भी होता है सब बाहर से होता है। तो ये बाहर से कैसे करते हैं? इसके लिए मेनली 2 पॉपुलर तरीके हैं। पहला है टीएमएस, जो मैग्नेटिक तरंगों का इस्तेमाल करता है, और दूसरा है टीडीसीएस, जिसमें बहुत ही हल्का सेफ इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। और हाँ, ये दोनों ही तरीके दिमाग की सेल्स को बिना कोई नुकसान पहुंचाए एक्टिवेट करने के जाने माने और सुरक्षित तरीके हैं। और एक बात साफ कर दूं, ये कोई नई अनटेस्टेड साइंस नहीं है। इन टेक्निक्स का इस्तेमाल दुनिया भर में डिप्रेशन से लेकर पार्किंसंस जैसी बीमारियों पर हो रहे रिसर्च में पहले से ही किया जा रहा है। सुनने में तो ये सब किसी जादू या चमत्कार जैसा लगता है ना? लेकिन हम जानते हैं कि हर शक्तिशाली टेक्नोलॉजी के 2 पहलू होते हैं। तो अब सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखना जरूरी है। इसमें रिस्क क्या है? तो चलिए अब बात करते हैं भविष्य के खतरों और उन बड़े नैतिक सवालों की जो इस टेक्नोलॉजी के साथ खड़े हो जाते हैं। सोचिए जरा, हमारे दिमाग का डेटा, हमारी सोच, हमारी यादें, ये तो सबसे पर्सनल चीज है। तो पहला सवाल, इसकी प्राइवेसी का क्या होगा? दूसरा, क्या इससे हमारी अपनी मर्जी से सोचने और फैसले लेने की आजादी पर कोई असर पड़ेगा? और सोचिए, क्या होगा अगर इसका गलत इस्तेमाल इंसानों को बेहतर बनाने या फिर उन पर निगरानी रखने के लिए किया जाने लगे? ये सवाल बहुत बहुत गंभीर है।
और इन्हीं सवालों की वजह से ये बात एकदम साफ हो जाती है कि हमें बहुत मजबूत नियमों और नैतिक गाइडलाइंस की जरूरत है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, उसके साथ साथ नियम भी बनने चाहिए। हमें यह पक्का करना होगा कि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इंसानों की भलाई के लिए हो, किसी को कंट्रोल करने या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। और आखिर में मैं आपको एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। जब हम दिमाग के सिग्नल्स को पढ़ने और यहां तक कि उसे बदलने की ताकत हासिल कर लेंगे, तो ये नियम बनाने का हक किसे मिलेगा? क्या ये सिर्फ साइंटिस्ट तय करेंगे, या सरकारें, या फिर समाज के तौर पर हम सबको मिलकर यह फैसला लेना होगा? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसी सवाल के जवाब पर हमारा आने वाला कल टिका है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।